हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं एक नई टॉपिक वनडे ग्राफ जनित्र के बारे में। वनडे ग्राफ जनित्र, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। वनडे ग्राफ जनित्र होता क्या है, इसको समझिए। वैज्ञानिक थे वनडे ग्राफ, ठीक है। इन्होंने सन 1931 में एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की थी जिसकी सहायता से अति उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। वनडे ग्राफ वैज्ञानिक ने सन 1931 में एक ऐसे वैद्युत जनित्र की रचना की जिसकी सहायता से अति उच्च विभव, कितना, 10/6। 10/6 का मतलब 10 लाख वोल्ट। 10 लाख वोल्ट की कोटि का वोल्टेज जो है उत्पन्न किया जा सकता है। इन्होंने एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया 1931 में, ठीक है। अब इस 10 लाख वोल्टेज का यूज क्या होगा? इस वोल्टेज के फलस्वरूप, इस वोल्टेज के कारण एक विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसका उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है, आवेशित कणों के रफ्तार को बढ़ाने में किया जाता है, उनके ऊर्जाओं में वृद्धि करने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन के त्वरित करके उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए 10 लाख वोल्ट का यूज किया जाता है। तो वनडे ग्राफ ने 1931 में एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की जिसकी सहायता से अति उच्च वोल्ट 10⁶ वोल्ट की कोटि उत्पन्न किया जा सकता है। इस वोल्टेज के कारण प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन को त्वरित करके उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने में किया जाता है, उनकी एनर्जी में वृद्धि करने में किया जाता है, ठीक है। तो यह देखा आपने वनडे ग्राफ जनित्र के बारे में। अब इसका सिद्धांत क्या है? वनडे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो इस मशीन के कार्य करने का सिद्धांत जो है वह दो स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है, ठीक है। वनडे ग्राफ जनित्र जो है ये एक मशीन है और इसके कार्य करने का सिद्धांत, ठीक है, कार्य करने का जो इसका सिद्धांत है वह दो स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है, दो स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। कौन कौन सी है वह घटना जिन पर इसका कार्य सिद्धांत आधारित है? पहला है, नंबर 1, किसी आवेशित चालक से, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से, वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, प्राथमिकता से होता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, खोखले चालक, खोखले चालक का आवेश उसकी बाहरी, खोखले चालक का आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होता है, बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होता है। तो वनडे ग्राफ जनित्र जो है
इसके कार्य करने का सिद्धांत दो स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। वह स्थिर वैद्युत घटनाओं में पहला है, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन जो है उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। अगर आवेशित चालक का नुकीला सिरा होगा तो उस सिरे से वैद्युत विसर्जन बहुत तेज होगा, पहले वहीं से होगा। किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। नंबर 2, खोखले चालक का आवेश जो है उसके बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होता है। खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होता है। तो आइए पहले पहला समझते हैं। किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। पहले इसको हम लोग समझें, ध्यान से आप समझिएगा। नंबर 1, माना किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल r है तथा इसे Q आवेश दिया जाता है, तब आवेशन के कारण गोलीय चालक के विभव में वृद्धि। तो आप मान रहे हैं कि कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। माना किसी गोले चालक की त्रिज्या स्मॉल r है और उसे Q आवेश दिया जाता है। उस Q आवेश के कारण, आवेशन के कारण गोलीय चालक के विभव में वृद्धि कितनी होगी? तो गोलीय चालक के विभव में वृद्धि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होगी। ठीक है, आवेशन के कारण गोलीय चालक में वृद्धि कितनी होगी? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होगा। ठीक है, Q का मान क्या होगा? अथवा Q बराबर, ठीक है, Q बराबर क्या होगा? तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। ठीक है, अब आप जानते हैं कि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटा A। गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। Q का मान रखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V बटा A। ठीक है, और A बराबर क्या होगा गोले के लिए? 4 पाई R स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V बटे A का मान 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसमें से जो कटने वाले हैं उसको सॉल्व करें। क्या बचेगा? देखिए ध्यान से, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट V बटे R, एप्सिलॉन नॉट V बटे R। सिग्मा बराबर क्या हो गया? सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट V बटे R। यहाँ पर आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट और V, यह दोनों निश्चित हैं, फिक्स हो सकते हैं। R का मान जो है बदलता रहेगा, अर्थात सिग्मा जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के, गोले की त्रिज्या R के। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और V क्या है? नियत है। क्यों नियत है? क्योंकि आवेशित चालक का पृष्ठ समविभवी पृष्ठ है। आवेशित चालक का पृष्ठ जो है
वह समविभवी पृष्ठ है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट और भी नियत है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर नुकीले सिरे होने के कारण, आवेशित चालक का पृष्ठ कैसा है? नुकीला सिरा है। तो अगर नुकीला सिरा होगा तो आर लगभग 0 होगा। नुकीला सिरा है मतलब आर लगभग क्या होगा? 0 के नजदीक होगा। उस कंडीशन में, ठीक है, सिग्मा का मान क्या होगा? जब आर लगभग 0 के बराबर होगा तो सिग्मा जो है वो अनंत हो जाएगा। आवेश घनत्व का मान उस सिरे पर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा आवेश घनत्व का मान। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब चालक का पृष्ठ नुकीला सिरा हो जाएगा, आर लगभग 0 के बराबर होगा, तो उस समय आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर अनंत की तरफ जाएगा। अर्थात इस उच्च आवेश घनत्व के कारण, यह आवेश घनत्व क्या हो गया? उच्च हो गया। उच्च आवेश घनत्व के कारण आवेश का क्षरण होने लगेगा, उस नुकीले सिरे से आवेश का लीकेज होने लगेगा। इस उच्च आवेश घनत्व के कारण आवेश का क्षरण होगा, जिसके कारण नुकीले सिरे के संपर्क के वायु के कण, जो नुकीले सिरे हैं उसके संपर्क में जो भी वायु के कण आएंगे आवेश लेने लगेंगे, जिसके कारण नुकीले सिरे के संपर्क के वायु के कण आवेश ले लेते हैं और परस्पर प्रतिकर्षण करने लगते हैं, क्योंकि एक ही तरह का आवेश मिलेगा तो लेने के बाद परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, और अब नए कण संपर्क में आते हैं तथा प्रतिकर्षण होकर दूर हटते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण करेंगे, नए कण संपर्क में आएंगे और वह भी जो है प्रतिकर्षित होकर दूर हटते हैं, जिसके कारण नुकीले सिरे के सामने आवेशित कणों की एक धारा बन जाती है। नुकीले सिरे के सामने क्या होगा? आवेशित कणों की एक धारा बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जब आर जो है लगभग 0 होगा तो उस समय उस नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा अनंत की तरफ पहुंचेगा। अर्थात इस उच्च आवेश घनत्व के कारण आवेश का क्षरण होगा, आवेश का लीकेज होगा, जिसके कारण नुकीले सिरे के संपर्क के वायु के कण आवेश लेने लगते हैं। नुकीले सिरे के संपर्क में वायु के कण आवेश ले लेते हैं और परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अब नए कण जो हैं संपर्क में आते हैं तथा प्रतिकर्षित होकर दूर हटते हैं। नए कण जो हैं संपर्क में आएंगे और प्रतिकर्षित होकर दूर हटेंगे। इस प्रकार नुकीले सिरे के सामने आवेशित कणों की एक धारा बन जाती है। नुकीले सिरे के सामने क्या होगा? आवेशित कण की एक धारा बन जाएगी। ठीक है, तो यह पहला था कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। ठीक है, इस बात को आपने समझा। अब हम जो है दूसरे बात की चर्चा करेंगे, जो सिद्धांत का दूसरा हिस्सा है, अर्थात खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। तो आइए इस दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। नंबर 2, ठीक है, माना स्मॉल आर त्रिज्या का, माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक, ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक ए है, एक गोलीय चालक कैपिटल ए है। ठीक है, मान रहे हैं कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक कैपिटल ए है। चलिए फिगर भी बनाते चलते हैं हम। यह एक गोली चालक है, गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, ठीक, जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया। इस गोली चालक पर कितना आवेश दिया गया? प्लस क्यू आवेश दिया गया। ठीक है, अब जो है इस गोली चालक को कैपिटल आर त्रिज्या के गोली कोष में घेर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जो है जो स्मॉल आर त्रिज्या का
गोली चालक है, इसको एक बड़े, ठीक है, त्रिज्या लेते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोलीय कोश में इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोली कोश में इसको हमने बंद कर दिया, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। यह पहला जो है स्मॉल आर त्रिज्या का है, इसको हमने ए कह दे रहे हैं, और जो दूसरा वाला है उसको हम डी कह दे रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले माने हैं कि माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोली चालक कैपिटल ए है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यह कैपिटल आर, यह कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोश बी से घिरा हुआ है, यह गोली कोश बी से घिरा हुआ है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिस पर आवेश प्लस क्यू है, कैपिटल क्यू। ठीक है, जिस पर आवेश क्या है, प्लस कैपिटल क्यू, इस पर क्या है, प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर वितरित आवेश को, गोले के पृष्ठ पर जो वितरित आवेश है उसको हम सेंटर पे मान सकते हैं। गोले के पृष्ठ पर वितरित आवेश को इसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर जो वितरित आवेश है उसको हम कहां मान सकते हैं, केंद्र पर मान सकते हैं। ठीक है, तो इस आवेश वितरण के कारण, आवेश वितरण, आवेश वितरण के कारण, आवेश वितरण के कारण गोले कैपिटल ए का विभव, गोले कैपिटल ए का विभव, आवेश वितरण के कारण गोले कैपिटल ए का विभव क्या होगा, तो कैपिटल ए का विभव भी ए, विभव भी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, स्मॉल क्यू बटे स्मॉल आर। ठीक है, यह ए वाले के कारण है, जो छोटा वाला है। गोले आवेश वितरण के कारण गोले ए का विभव क्या होगा, भी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। ठीक है, और बाहर वाला भी इसी पे है, सेंटर पे हमने माना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने गोले के पृष्ठ पर वितरित आवेश को इसके केंद्र पर केंद्रित माना है, इसलिए गोले ए पर विभव क्या होगा, तो गोले ए पर विभव जो होगा वह इसके बाहर वाले बी के कारण भी और ए के कारण दोनों का ऐड होगा, अर्थात भी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बटे स्मॉल आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर होगा। तथा गोले बी, गोले कैपिटल बी का विभव, गोले कैपिटल बी का विभव भी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बटे कैपिटल आर। इस बी पर, गोले इस बी पर जो विभव होगा, ठीक है, तो वह पहले इसके कारण होगा, बी के कारण, फिर ए के कारण। तो बी के कारण हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर, और ए के कारण जो होगा, ठीक है, वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अब बटे कैपिटल आर। दूरी क्या होगी, कैपिटल आर। ठीक है, तो पहले हमने इस ए वाले पर विभव निकाला जो इसके कारण भी और इसके कारण, दोनों के कारण होगा। फिर हमने बी वाले पर विभव निकाला जो बड़े वाले और छोटे वाले दोनों के कारण होगा। ठीक है, अब गोले ए तथा बी कोश के बीच विभवांतर,
कोष के बीच विभवांतर। ठीक है, ए और बी का विभव निकल गया है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर VA माइनस VB, विभवांतर VA माइनस VB। तो दोनों में कॉमन हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो गया। बचेगा आपका 1 बटे स्मॉल r माइनस 1 बटे कैपिटल R। ठीक है, गोले ए और बी कोष के बीच का विभवांतर क्या होगा? VA माइनस VB क्या होगा? Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 बटे स्मॉल r माइनस 1 बटे कैपिटल R होगा। ठीक है, यह गोले और ए और बी के कोष के बीच का विभवांतर है। इस सूत्र से हमें क्या जानकारी मिल रही है? इस समीकरण से हमें स्पष्ट है, नंबर 1, यह जो VA माइनस VB है, विभवांतर है, कोष B के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इस सूत्र में कैपिटल Q नहीं आया है। ठीक है, विभवांतर जो है वह कोष B के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, चाहे यह धन आवेशित हो या ऋण आवेशित हो या फिर अनावेशित हो। विभवांतर VA माइनस VB कोष B पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए सूत्र में कैपिटल Q नहीं आया है। चाहे इस पर प्लस Q आवेश हो या फिर माइनस Q आवेश हो या इस पर आवेश न हो। पहली जानकारी हमें यह मिली। दूसरी जानकारी हमें क्या मिली? ठीक है, यह जो विभवांतर है VA माइनस VB ग्रेटर देन 0 कब होगा? यदि स्मॉल q धनात्मक है। ठीक है, यदि स्मॉल q क्या हो? पॉजिटिव हो, स्मॉल q धनात्मक हो तथा ठीक है कैपिटल R जो है बड़ा हो स्मॉल r से। ठीक है, VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0 यदि Q बराबर पॉजिटिव, Q बराबर धनात्मक हो और कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r हो, तो उस कंडीशन में तो VA ग्रेटर देन VB होगा, VA ग्रेटर देन VB होगा। VA का विभव जो है VB से अधिक होगा। तो जो आपने सूत्र पाया विभवांतर का VA माइनस VB बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे स्मॉल r माइनस 1 बटे कैपिटल R, इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो विभवांतर है VA माइनस VB वह कोष कैपिटल B के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वह धनावेशित हो, ऋणावेशित हो या फिर अनावेशित हो। नंबर 2, VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0, विभवांतर का मान 0 से अधिक होगा यदि स्मॉल q धनात्मक हो, कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r हो। उस कंडीशन में VA का विभव VB से अधिक होगा, VA ग्रेटर देन VB हो। चाहे बड़े कोष पर कितना भी आवेश संचित कर लें, बड़े वाले कोष पर, B वाले पर, चाहे बड़े कोष पर कितना भी आवेश संचित क्यों न हो जाए, और यदि वह धनात्मक भी है तो भी भीतरी गोला सदैव उच्च विभव पर रहता है। ठीक है, VA ग्रेटर देन VB, इसका मतलब जो VA है वह हमेशा उच्च विभव पर रहेगा। ठीक है, तो चाहे बड़े कोष पर आप कितना भी आवेश स्टोर क्यों न कर दें, यदि वह धनात्मक भी है तब भी भीतरी गोला सदैव उच्च विभव पर रहता है, VA ग्रेटर देन VB रहता है। ठीक है, तथा जो अंतर आएगा विभवांतर का VA माइनस VB, अंतर सदैव धनात्मक रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है। VA माइनस VB अंतर सदैव धनात्मक रहता है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब यह है कि छोटे तथा बड़े गोले को तार से संयोजित करें, यदि छोटे और बड़े गोले को क्या करें? तार से संयोजित करें, तार से जोड़ें, तो तुरंत ही आवेश छोटे गोले से बड़े गोले में प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, यदि
छोटे गोले और बड़े गोले को तार से संयोजित करें तो तुरंत ही आवेश छोटे गोले से बड़े गोले में प्रवाहित होगा। ठीक है, क्यू का परिमाण काफी अधिक है, कैपिटल क्यू जो है उसका परिमाण काफी अधिक हो जाएगा, इससे बाहरी गोले का विभव बढ़ता जाएगा। जब यह विभव वायु के क्षेत्र को ध्वस्त कर देगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, वायु के क्षेत्र को जो 30 लाख वोल्ट पर मीटर है को ध्वस्त कर देगा, एक सीमा तक नहीं पहुंच जाता तब तक जो है बाहरी वाले गोले पर आवेश बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बाहरी गोले का विभव बढ़ता जाएगा, कब तक, जब तक कि वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाता, 30 लाख वोल्ट पर मीटर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि VA माइनस VB ग्रेटर देन 0 हो, उस कंडीशन में स्मॉल क्यू पॉजिटिव होगा और कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r होगा और VA ग्रेटर देन VB होगा। अर्थात VA माइनस VB ग्रेटर देन 0 यदि Q धनात्मक है तथा कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r है तो VA ग्रेटर देन VB होगा। चाहे बड़े कोष पर जितना भी आवेश स्टोर क्यों न हो जाए, यदि वह धनात्मक भी है तो भी भीतरी गोला सदैव उच्च विभव पर रहेगा, VA ग्रेटर देन VB रहेगा, तथा VA माइनस VB का अंतर सदैव धनात्मक रहता है। इसका अर्थ यह है कि छोटे तथा बड़े गोलों को तार से यदि संयोजित कर दें, छोटे और बड़े गोलों को तार से संयोजित कर दें तो तुरंत ही आवेश छोटे गोले से बड़े गोले में प्रवाहित होगा। ठीक है, यद्यपि Q का परिमाण काफी अधिक है, इससे बाहरी गोले का विभव बढ़ता जाएगा जब तक वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाए, 30 लाख वोल्ट पर मीटर तक न पहुंच जाए। यही वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत है। ठीक है, तो यह दो बातें आपने स्पष्ट किया कि क्या सिद्धांत है। अब हम लोग देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, रचना के बारे में, उसके बाद कार्यविधि के बारे में। तो आइए उसके रचना के बारे में देखते हैं। वनडे ग्राफ जनित्र की कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, रचना कैसा होता है। तो हमारी हेडिंग होगी वनडे ग्राफ जनित्र की कंस्ट्रक्शन, रचना। समझे ध्यान से। इसमें जो है धातु का एक बड़ा गोला यश होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, धातु का एक बड़ा गोला यश होता है। ठीक है, धातु का एक बड़ा गोला यश होता है। ठीक है, यह एक धातु का बड़ा गोला है जिसको हमने यश कहा। धातु का एक बड़ा गोला यश होता है जो दो अचालक स्तंभों पर सधा रहता है। ठीक है, यह इसके दो अचालक स्तंभ हैं, अचालक स्तंभ है, इस पर यह जो है सधा रहेगा। दो अचालक स्तंभ हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी यह दो अचालक स्तंभ हैं जिस पर यह सधा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि रचना में कि एक धातु का बड़ा गोला यश होता है जो दो अचालक स्तंभ ए और बी पर सधा होता है। ठीक है, इसमें एक रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बेल्ट होता है। तो अंदर की तरफ देखें, यहाँ पे फिगर पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम समझाएंगे फिगर। यह अंदर जो है घिरनी लगी रहती है जो घूमती रहती है और इस पर जो है एक बेल्ट रहता है जो चलता रहता है। यहाँ पर
बेल्ट होगा जो हमेशा जो है चलता रहेगा, यह हमेशा घूमता रहता है। निशान बना दे घूमने का, नाम दे देते हैं इसको, यह पुली P1 और यह P2। ठीक है। अब जो है इसको चलाने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसको चलाने के लिए जो है बाहर की तरफ मोटर लगा रहता है। यह जो है इसका एक सरफेस है जिस पर सारी व्यवस्था जो है लगी रहती है। इसको चलाने के लिए बाहर जो है एक मोटर स्थापित करते हैं जो इसको हमेशा घुमाता रहे। इसको इस पे जोड़ देते हैं बेल्ट से ताकि वो इसको नचाता रहे। यह क्या है आपका? यह है आपका मोटर, मोटर जो इसको चलाने का काम करेगा। ठीक है। यह क्या है आपका? बेल्ट, यह आपका है बेल्ट। ठीक है, बेल्ट है जो उसको नचाने का काम करेगा, बेल्ट। अब जो है C1 C2 दो कंघा लेते हैं। C1 C2 दो कंघे हैं, इनको बाहर की तरफ एक DC स्रोत से जोड़ा गया है। ठीक है, यह आपका C1 कंघा है, बाहर की तरफ DC स्रोत से इसको जोड़ के अर्थिंग कर दिया गया है। यह देखें आप, यह अर्थिंग कर दिया गया DC स्रोत से जोड़ के। और यहाँ पे ऊपर भी एक कंघा लगा हुआ है C2, ऊपर भी एक कंघा है C2। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आवेश उत्पन्न होंगे इस बेल्ट के थ्रू ऊपर पहुंचेंगे और कंघे से ट्रांसफर होके बाहरी सतह पर पहुंच जाएंगे। कंघे से ट्रांसफर होके यस पर आवेश पहुंचते जाएंगे। ठीक है, यह आपका फिगर हो गया। कंस्ट्रक्शन रचना में आपने देखा कि इसमें एक धातु का बड़ा गोला यस होता है, धातु का बड़ा गोला यस होता है जो दो अचालक स्तंभ ए और बी, ये दो अचालक स्तंभ हैं ए और बी पर सधा रहता है, फिट रहता है। ठीक है। इसमें एक रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होता है। ठीक है, यह देखें रबर या सिल्क का यह बेल्ट रहता है। ठीक है, रबर या सिल्क का बेल्ट होता है जो सिरा नहीं होता, इसका सिरेहीन होता है। इसमें रबर अथवा सिल्क का सिरेहीन बेल्ट होता है जो घिरनी P1 और P2, यह घिरनी लगी हुई है, घिरनी P1 और P2 पर एक वैद्युत मोटर, देखें यहाँ मोटर लगा हुआ है, वैद्युत मोटर की सहायता से चलाया जा सकता है। वैद्युत मोटर की सहायता से क्या करेंगे? इसको चलाते हैं। यहाँ पे दो कंघा है C1 और C2। निचला कंघा जो C1 है यह अति उच्च विभव वाले DC स्रोत से जुड़ा हुआ है। यह जो है अति उच्च विभव वाले DC स्रोत से जुड़ा हुआ है, 10,000 वोल्ट। यह DC स्रोत कितना है? 10 पे पावर 4, लगभग 10 पे पावर 4 वोल्ट, 10,000 वोल्ट पर DC स्रोत से यह C1 जो है जुड़ा हुआ है। निचला कंघा, निचला कंघा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत DC स्रोत के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, DC स्रोत के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तथा ऊपरी कंघा जो C2 है खोखले गोले यस के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां देखें यह खोखले गोले यस के आंतरिक पृष्ठ से दूसरा कंघा C2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं? चित्र में आपने देखा कि इसमें धातु का एक बड़ा गोला यस है, धातु का एक बड़ा गोला यस है जो दो अचालक स्तंभ ए और बी पर सधा है।
इसमें एक रबर और सिल्क की, इसमें एक रबर या फिर सिल्क की सिरेहीन बेल्ट है जो घिरनी P1 और P2, जो घिरनी P1 और P2 पर एक वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जा सकती है। निचला कंघा C1 जो है, निचला कंघा C1 जो है, यह अति उच्च विभव वाले डीसी स्रोत के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ऊपरी कंघा C2 जो है खोखले यश के आंतरिक सतह से जुड़ा हुआ है, आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे इसकी कार्य विधि के बारे में, कैसे कार्य होता है, वर्किंग प्रोसेस के बारे में, कार्य विधि। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसे यह काम करता है। जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है, क्योंकि यह आप देख रहे हैं 10,000 वोल्ट से, लगभग 10,000 वोल्ट के डीसी स्रोत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं, यहां देखें तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह इसके स्थान में आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, जब C1 को अति उच्च विभव दिया जाएगा तो जो 7 पॉइंट होंगे तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के कारण इसके स्थान में आयन उत्पन्न होंगे। गतिमान बेल्ट द्वारा आयन ऊपर की ओर ले जाए जाएंगे। उसके सामने बेल्ट है तो गतिमान बेल्ट के द्वारा आयन जो है ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के कारण यह इसके स्थान में आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, धन आयनों और कंघे C1 के बीच प्रतिकर्षण होता है। धन आयन और कंघे C1 के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण यह धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं। ठीक है, धन आयन और कंघे C1 के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और जिसके कारण यह धन आयन कहां चले जाएंगे, बेल्ट पर चले जाते हैं। ठीक है, धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं और ए आयन ऊपर चले जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, C2 तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को ठीक छूता है। देखें ध्यान से, C2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को ठीक छूते हैं। इस प्रकार कंघा C2 बेल्ट के धनावेश को एकत्रित करता है। कंघा C2 जो है वह बेल्ट के धनावेश को एकत्रित करेगा और यह धनावेश जो है शीघ्र ही गोले यश के बाहरी पृष्ठ पर ट्रांसफर हो जाएगा। शीघ्र ही कहां चला जाएगा, गोले यश के बाहरी पृष्ठ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि बेल्ट जो है लगातार घूमता रहता है, बेल्ट क्या होता है, लगातार घूमता रहता है, जिससे धन आवेश जो है ऊपर की ओर पहुंचता रहता है और कंघे C2 ठीक है एकत्रित आवेश को सरफेस यश के बाहरी सतह पर भेजता रहता है। इस प्रकार गोले का बाहरी पृष्ठ जो है लगातार निरंतर आवेश प्राप्त करता रहता है। इसका विभव अति उच्च होता जाता है, विभव का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपने देखा वर्किंग प्रोसेस में क्या होगा कि जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाएगा, कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाएगा तो तीक्ष्ण बिंदुओं के क्रिया के फलस्वरूप इसके स्थान में आयन उत्पन्न करता है। तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह इसके स्थान में आयन उत्पन्न करता है उच्च विभव। धन आयन और कंघे C1 के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है। धन आयन और कंघे C1 के बीच प्रतिकर्षण होने लगेगा और यह धन आयन बेल्ट पर चले जाएंगे। धन आयन कहां चले जाएंगे, बेल्ट पर चले जाते हैं और गतिमान बेल्ट द्वारा ए आयन ऊपर की ओर ले जाया जाता है। किसके पास, C2 के पास। C2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को ठीक छूते हैं। इस प्रकार कंघा C2 जो है बेल्ट के धनावेश को एकत्रित करता है। C2 जो है बेल्ट के धनावेश को एकत्रित करता है। यह धनावेश शीघ्र ही गोले यश के बाहरी पृष्ठ पर ट्रांसफर हो जाते हैं।
ठीक है। अब चूंकि बेल्ट हमेशा घूमता रहता है, यह धनावेश को ऊपर की ओर ले जा रहा है, जो कंघे सीटू द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है तथा गोले यश के बाहरी पृष्ठ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार गोला यश जो है का बाहरी पृष्ठ लगातार धनावेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। ठीक है। जब गोले यश का विभव बहुत अधिक हो जाता है, जब गोले यश का विभव बहुत अधिक हो जाता है तो यह निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है। जब गोले यश पर विभव अधिक हो जाएगा, ठीक है, जब गोले यश का विभव बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है तो क्या होगा? निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाती है। ठीक है। तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में लीकेज होने लगता है, वायु में क्षरण हो जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब गोले यश का विभव बहुत अधिक हो जाएगा तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत, ठीक है, तीव्रता टूट जाती है। जब गोले यश का विभव बहुत अधिक हो जाएगा तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाती है तथा आवेश जो है निकटवर्ती वायु में क्षरण हो जाता है, निकटवर्ती वायु में लीकेज हो जाता है। अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश क्षरण होने की दर गोले पर स्थानांतरित आवेश के दर के बराबर हो जाता है। अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर जो है वह गोले पर स्थानांतरित आवेश के दर के बराबर हो जाएगा। जितना गोले पर आवेश पहुंचेगा उतना जो है लीकेज होगा, उतना ही स्थानांतरित होगा। कब होगा? अधिकतम विभव की स्थिति में ऐसा होगा। ठीक है। गोले के आवेश का क्षरण रोकने के लिए, गोले का आवेश का क्षरण कैसे रुकेगा? ठीक है। गोले से आवेश का क्षरण मतलब लीकेज रोकने के लिए जनित्र को पृथ्वी से संबंधित तथा उच्च, ठीक है, उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में रखा जाता है। ठीक है। गोले के लीकेज को, गोले से आवेश को क्षरण को रोकने के लिए जनित्र को पृथ्वी से संबंधित किया जाता है, पृथ्वी से अर्थिंग किया जाता है और उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में रखा जाता है, उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में रखा जाता है। ठीक है। वनडे ग्राफ जनित्र धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वनडे ग्राफ जनित्र का यूज कहां किया जाता है? धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब गोले यश पर विभव बहुत अधिक हो जाएगा तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता टूट जाएगी और आवेश जो है निकटवर्ती वायु में क्षरण होने लगेगा, लीकेज होने लगेगा। कितना होगा? तो आप देख रहे हैं कि अगर अधिकतम विभव हो तो अधिकतम विभव की स्थिति में
आवेश क्षरण होने की दर गोले पर स्थानांतरित आवेश के दर के बराबर हो जाता है। गोले से आवेश का क्षरण रोकने के लिए आप जनित्र को पृथ्वी से संबंधित करेंगे तथा उच्च दाब वाले वायु भरे टैंक में रखेंगे। वनडे ग्राफ जनित्र जो है धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।